हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक नए पार्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। E/m इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है और हम डिराइव करेंगे फार्मूला E/m वैल्यू निकालने का। ठीक है, देखिए E क्या होता है। E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और m का मतलब होता है मास। ये है चार्ज मास रेशियो। दिस इज नोन एज द चार्ज मास रेशियो। तो जरा इस फिगर पर गौर करिए, एक मिनट। देखिए कैथोड है, उसके आगे परफोरेटेड एनोड लगा है। एनोड का मतलब, परफोरेटेड का मतलब उसमें होल है। यहां पर एक स्लिट लगी है। स्लिट क्या करती है, इसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर जाता है। देखिए होता क्या है, जैसे ही करंट देते हैं हम देखते क्या है कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये जो ZnS का पीछे कवर लगाए हैं, यह पॉइंट X मान लो, यहां पर जाकर ग्लो प्रोड्यूस करता है, चमक प्रोड्यूस करता है। किस पर? पॉइंट X पर, पॉइंट X पर। फिर क्या करते हैं, मतलब कि कैथोड से रेज निकलती है। आप जानते हैं कैथोड रेज क्या करती हैं, सीधी रेखा में चलती, स्ट्रेट लाइन में सीधे गई और X पॉइंट पर तुमको ग्लो मिला। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए जैसे कैथोड रेज आ रही है तो अब इन्होंने क्या किया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। सपोज करिए जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाए, ये जो ग्लो आपको X पॉइंट पर मिल रहा था, ये सारी रेडिएशन ऐसे डेविएट होकर इस पॉइंट पर ग्लो प्रोड्यूस करने लगी। सपोज करिए दिस पॉइंट इज Y। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, इस कैथोड रेज को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। देखिए अट्रैक्ट कर लिए, आ गया किधर, मैग्नेटिक फील्ड की ओर। ठीक है, जो सीधे जा रही थी वो सीधे में जाके मैग्नेटिक फील्ड की ओर आ गई। अब क्या करते हैं, ये जो पॉइंट X है यहां पर फिर एक लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो ये जो कैथोड रेज थी इसने ग्लो कहां किया, Y पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो जो Y पर चमक रहा था ये फिर किस पर चमकने लगा, X पर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको क्या किया, अट्रैक्ट कर दिया। जो रेज इधर आ रही थी वो इधर आ रहेगी। कहने का मतलब जितना ऊपर जहां पर ग्लो X मिला उतना ही नीचे ग्लो Y मिला। मेरा मतलब यह है कि जितनी पावर इलेक्ट्रिक फील्ड की थी उतनी ही पावर किसकी थी, मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रॉन्स को जितना मैग्नेटिक फील्ड ने अट्रैक्ट किया उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ने अट्रैक्ट किया। लेकिन जो X पॉइंट है इस पर ग्लो तुमको दो बार मिला। पहली बार जब कोई फील्ड अप्लाई नहीं किए थे तो X पर मिल रहा था। दोबारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो फिर तुमको किस पर मिला, X पर मिला। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं फोर्स applied on electron due to magnetic field। ठीक है, होता क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम बोलते हैं BEU। ठीक है, ये होता है BEU। आइए जानते हैं कि क्या होता है। वह B is equal to इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता हो गई, और E इज इक्वल टू हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और U इज इक्वल टू हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, U इज इक्वल टू हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब चलिए अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें तो आगे अगर बात करते हैं तो क्या करते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, हम लिखते हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स।
जो पीछे की ओर लगता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है mu²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स जो पीछे की ओर लग रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की ओर लगा रही है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रित बल। ये हो गया mu²/r। अब बोलो भैया m इज इक्वल टू हो गया क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज इक्वल टू हो गया रेडियस, ठीक है, और u इज इक्वल टू हो गया वही वेलोसिटी ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन। इसको मान ले हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं कि जितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, दोनों का फोर्स आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं we know that force applied by electric field is equal to magnetic field, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है, ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, ऐसा लिखो। पहले मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए थे, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, BEU है तुम्हारा, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या है mu² क्या है, r, ठीक है। चलो u से u को क्या किए, कैंसिल किए, और इस m को नीचे ले आओ इधर, ठीक है, b को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा E/m इज इक्वल टू u/br, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया E/m इज इक्वल टू u/br, ठीक है। देखिए अभी काम हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी छोटा सा पॉइंट और जानेंगे, ये मैं आपको इधर बता रहा हूं, ठीक है। देखिए होता क्या है, अब हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। आपकी फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो है BEU, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैपिटल E इंटू स्मॉल ई, जहां स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कैपिटल ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखो E से E को कैंसिल किए और U को इधर रखिए, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल E/B, हुआ भैया, U इज इक्वल टू कैपिटल E/B हो गया। अब अगर इस U की वैल्यू हम यहां पर पुटअप कर दें तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा E/m इज इक्वल टू E/b²r। दिस इज इक्वेशन which is related to E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वो इक्वेशन है जिससे हम किसी इलेक्ट्रॉन के लिए E/m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको बताता हूं, इसका यूटिलाइजेशन कम है, ठीक है, बहुत कम यूज है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि E/m का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे और कैसे E/m इज इक्वल टू E/b²r आए, ठीक है। तो इस फिगर और इस डेरिवेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं E/m की वैल्यू से कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि E/m के वैल्यू से क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलते हैं, क्या है E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या है E/m वैल्यू प्रोटॉन के लिए, कहां से आया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब पे हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, हमारा टॉपिक अभी भी वही है, E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, देखिए होता क्या है, जो E/m वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, आई देखते हैं, बोलो E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.602 × 10⁻⁻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 ⁻
19। कहीं कहीं शार्ट में तो 1.6 तक लिखते हैं, 0.2 नहीं लिखते हैं, आप भी लिख सकते हैं। मास क्या है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, ये है केजी में, ये है कूलम में। ठीक है, इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन आपको मिलेगा 1.75 इंटू 10 टू पावर 11, क्या मिलेगा? 10 टू पावर 11। अब ये देखो क्या है, कूलम, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पर केजी, ये हो गया यूनिट। ठीक है, और वैल्यू किसमें आएगी? माइनस में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द ई बाई एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, माइनस 1.75 इंटू 10 टू पावर 11 कूलम पर केजी। ठीक है, ये ई बाई एम वैल्यू हो गई इलेक्ट्रॉन की। आइए बात करते हैं ई बाई एम वैल्यू फॉर प्रोटॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन के लिए निकालते हैं। अच्छा बोलो प्रोटॉन के लिए ई क्या है? ई है 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, लेकिन ये किसमें रहेगा? प्लस में रहेगा। और एम मतलब मास क्या होता है प्रोटॉन का? ये होता है 1.675 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केजी, दिस द मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67, सॉरी या 2 कर देते हैं, ठीक, ये हो गया 1.672 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केजी। देखो ये कूलम में है, ये केजी में है। इंपॉर्टेंट टर्म समझो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू पावर माइनस 31 केजी, मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 10 टू पावर माइनस 27 केजी। और जो मास प्रोटॉन का होगा सेम वही न्यूट्रॉन का भी होता है। तुम इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 9.58 इंटू 10 टू पावर 7 कूलम पर केजी। दिस इज द ई बाई एम वैल्यू फॉर प्रोटॉन। ये ई बाई एम वैल्यू किसके लिए हो गई? प्रोटॉन के लिए। दिस वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन, दिस वैल्यू फॉर प्रोटॉन, ये प्रोटॉन के लिए हो गई। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आता है? ये 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी आया कहां से? देखो ये होता है चार्ज अपॉन ई बाई एम वैल्यू, यहां से आता है ई अपॉन ई बाई एम। तो बोलो ई क्या है? 9.1 सॉरी 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, किसमें? माइनस में। अच्छा बोलो ई बाई एम क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए? माइनस 1.75 इंटू 10 टू पावर 11, क्या हो गया? केजी हो गया। ये क्या है? मास ऑफ कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया? ये हो गया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ये हो गया ई बाई एम की वैल्यू। इसको जैसे सॉल्व करो आएगा 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी। तो ध्यान दीजिए ये वैल्यू अगर तुमसे कोई पूछ ले कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आया, सेम वहीं से मास ऑफ प्रोटॉन भी आएगा। अगर कोई पूछे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आया तो आप बता सकते वो आता है ई बाई एम की वैल्यू। तो सोचिए कि ई बाई एम की वैल्यू तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना अलग चीज है कि रटे हो 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी, बट अगर कोई पूछता है कि ये वैल्यू आई कहां से तो तुमको बताना पड़ेगा कि ई अपॉन ई बाई एम से आई। अच्छा कोई पूछेगा ई बाई एम क्या है, तुमको बताना पड़ेगा चार्ज और मास का रेशियो है, फिर निकालेंगे कहां से, मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज वैल्यू ऑफ ई बाई एम फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा अगला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ठीक, हमारा अगला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन और कैनाल रेज। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और कैनाल रेज। ठीक है, क्या समझिएगा होता क्या है, 1886 की बात है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था गोल्डस्टीन।
ठीक है। गोल्डस्टीन ने 1886 में जूलियस प्लकर के एक्सपेरिमेंट की तरीके को ही फॉलो किया और करते क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, लिसन केयरफुली, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया इन्होंने और इसमें क्या किया, वही सेम एक तरफ लगा दिए कैथोड और दूसरी तरफ लगा दिए एनोड। क्या लगा दिए, एनोड। और ध्यान रहे जो कैथोड लगाया उन्होंने वो परफोरेटेड लगाया, कैथोड में क्या था, होल था, ठीक। दोनों को कनेक्ट करते हैं क्योंकि अंदर आपको वोल्टेज से करंट देना है और बहुत मिनिमम प्रेशर पर, यहां पे वैक्यूम पंप लगा है, बहुत मिनिमम प्रेशर पर गैस इसमें भर दी गई, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मान लीजिए। देखिए इक्वेशन देखिएगा, H होता हाइड्रोजन होता है, अगर ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस है, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को H प्लस बनाता, सॉरी अगर H बनाता है H प्लस, ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा, बैलेंस कर लेंगे हम इसको हर चीज से, ठीक है। देखो H प्लस का बनाएगा, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा, तो तुम एक ही इलेक्ट्रॉन मानो, H प्लस का बनाता है जब एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है यहां पर जो हमारे पास H2 गैस थी वो कन्वर्ट हो चुकी है आयंस में, इसमें आयन से गैस का हो चुका है आयोनाइजेशन, क्या हो चुका है, आयोनाइजेशन। और जब कोई गैस आयोनाइज होगी तो क्या देती है, इलेक्ट्रॉन देती, तो गैसों का हो चुका है आयोनाइजेशन। तो आइए बात करते हैं क्या रहा एक्सपेरिमेंट। देखिए देखते क्या है गोल्डस्टीन कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट देते हैं एनोड की तरफ से कुछ रेज निकलती हैं ऐसे और वो कैथोड की ओर बढ़ती है, ये देखिए कैथोड की ओर बढ़ रही है, ठीक। और इस परफोरेटेड होल को क्रॉस करके इसके पीछे जो ZnS का कवर लगाया गया है उस पर ग्लो प्रोड्यूस करती है। अब वो ग्लो किसी ग्रीन कलर का नहीं होता, वो केवल ग्लो होता है। तो इसके पीछे प्रोड्यूस कर रही है क्या, बताइए, ग्लो। क्योंकि जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है ये एनोड की तरफ से आने वाली रेस प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए हम इनको प्रोटॉन नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, प्रोटॉन नाम दे दिया गया, क्योंकि इन पर कौन सा चार्ज हो रहा है, प्लस। अब जरा दो तीन बारीक चीज समझिएगा। देखिए इसके पहले एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था कि रेस कैथोड से निकल रही थी, यहां कोई रेस एनोड से नहीं निकलती है, वो एनोड की तरफ से आती है। वो जो रेस होती है उनका निकलना डिपेंड करता है गैस के आयोनाइजेशन पर, इसीलिए हमने इसको एनोड रेज नहीं कहा। अगर उसको हम कैथोड रेज कहते तो इसको हम एनोड रेज कह सकते, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज कहा जा सकता था, लेकिन हमने डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज इसलिए नहीं कहा क्योंकि असल में ये रेज एनोड से निकल नहीं रही है, एनोड की तरफ से आ रही है। तो ला कौन रहा है, ला ही गैस, जिसका हो गया है क्या, आयोनाइजेशन, वही पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ मूव कर रही है। दूसरी चीज, इनका नाम कैनाल क्यों पड़ा, देखिए ग्रीक वर्ड में कैनाल का मतलब होता है होल, तो कहने का मतलब ऐसी रेडिएशन जो होल से होकर जा रहे हो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैनाल रेस बोलते हैं। तो इस तरीके से डिस्कवरी हो गई किसकी, बताइए, प्रोटॉन की। तो जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन और कैनाल रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, ये भी ट्रेवल करती हैं ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, सेम कैथोड रेस की तरह। दूसरा, अगर आप रास्ते में एक तरफ पॉजिटिव प्लेट लगाओ दूसरी तरफ निगेटिव प्लेट लगाओ तो जो एनोड से रेज आएंगी वो निगेटिव की ओर डेविएट होगी। क्यों, क्योंकि उन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, मतलब एनोड रेज हैविंग पॉजिटिव चार्ज बिकॉज़ दे डेविएटेड टुवर्ड्स निगेटिव प्लेट, तो निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ती है, मतलब उन पर चार्ज कौन सा होता है, प्लस। हाँ, तीसरा,
अगर कोई गोल्ड फॉइल रख दो, गोल्ड फॉइल रख दो, तो ये प्रोटॉन भी इसको पेनिट्रेट करके पार हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन की पेनिट्रेटिंग स्पीड कम होगी इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज चलता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। ठीक है, अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, इसकी भी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है और क्या होता है, मास। क्यों, अगर यहां पर हम कोई पैडल व्हील रख दें, ठीक है, ध्यान दीजिए, इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या कैनाल रेस का वीडियो देखने से पहले इसके प्रीवियस वाली मेरी वीडियो जरूर देखिए, जिसमें मैंने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस बताया, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी और मास होती। क्यों, अगर हम कोई पैडल व्हील रास्ते में रख दें और इधर से प्रोटॉन आता है तो इसको मूव करा देता, अगर मूव कर गई मतलब उसके पास है काइनेटिक एनर्जी और क्या है, मास। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो इट आल्सो एफेक्ट व्हाट, फोटोग्राफिक प्लेट, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट में फोटोग्राफिक प्लेट यूज होता है उसको भी इफेक्ट करती है कैनाल रेस, या तुम कहो तो क्या बताइए, प्रोटॉन। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, प्रोटॉन का मास कितना होता, मैंने क्या बताया था, 1.672 into 10 to power minus 27 kg, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, ये चार्ज की बात कर दें, चार्ज होता है 1.602 into 10 to power minus 19 वाट कूलम, ये किसमें होता है, प्लस में। ये है मास, ये है चार्ज, मास ऑफ प्रोटॉन, ये है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और E बाई एम वैल्यू क्या निकाले थे, 9.58 into 10 to power 7 कूलम पर केजी, ये हमने निकाला था E बाई एम की वैल्यू। तो इस तरह से डिस्कवरी हो गई किसकी, प्रोटॉन की या कैनाल रेस की। तो ये है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और कैनाल रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए लगे हाथों न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी पढ़ लेते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, कैसे हुई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक, उन्होंने क्या किया, बहुत हल्की मेटल जैसे बेरिलियम या बोरान, इन पर क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराया। अब एक नया शब्द तुम्हारे लिए आ गया, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल। हम आगे डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी में थोड़ा पॉइंट, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराए, देखा कि इसमें से कुछ रेडिएशन निकली जो ना पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएट हो रही थी, ना निगेटिव प्लेट की ओर डेविएट हो रही थी, स्ट्रेट चली जा रही थी। मतलब इससे प्रूफ होता है कि उन रेडिएशन पर, उस रेस पर कोई चार्ज नहीं था, और उनका नाम उन्होंने रखा क्या, बताइए, न्यूट्रॉन। अच्छा, ये बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, जो बेरिलियम होता है एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास 9, इस पर अल्फा कण की या अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराते हैं तो बनता है ये न्यूट्रॉन निकलता है। ठीक, अब मेरी बात जरा ध्यान सुनो, ये तो बेरिलियम हो गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर आप तो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करा के बात कर रहे थे, यहां तो आपने हीलियम से रिलेट करा। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जो अल्फा का न्यूक्लियस होता है वो जस्ट इक्वल होता है हीलियम के। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हीलियम का न्यूक्लियस किससे रिलेशन दिखाता है, तो अल्फा और हीलियम के न्यूक्लियस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमने इसलिए अल्फा की जगह यूज किया किसका, हीलियम का। बनता है ये, और 0n1 मतलब क्या निकलता है, न्यूट्रॉन। यही निकला न्यूट्रॉन, तो डिस्कवरी हो गई किसकी, बताइए, न्यूट्रॉन की। आइए चार्ज की बात करते हैं।
तो भैया चार्ज तो 0 होता है न्यूट्रॉन पर, लेकिन मास उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का होता है। कितना? 1.672 into 10 to power -27 is the mass of न्यूट्रॉन। तो हमने पढ़ लिया कि कैसे डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, कैसे हुई प्रोटॉन की, कैसे हुई न्यूट्रॉन की, क्या होता है E/m वैल्यू, क्या है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है कैनार्ड रेज की, क्या प्रॉपर्टी है हेनोल्ड रेज की। तो ये बेसिक था एटॉमिक स्ट्रक्चर का। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझिए, इन वैल्यूज को छोड़कर बाकी जो पॉइंट आपने इसमें पढ़ा है वो बोर्ड या यूनिट टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अब ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती। एटॉमिक स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में बांटा गया है, ये एंशिएंट पर हम चल रहे हैं, फिर हम मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जब मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो वही है स्पाइनल कॉर्ड केमिस्ट्री की, बिना उसको पढ़े सॉरी हम केमिस्ट्री को आगे डिस्कस नहीं कर सकते। बस ये सारे टॉपिक आपको बिगिनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए इस लॉकडाउन के समय में जो भी बच्चे घर पर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कृपया किंचित मात्र के लिए भी आलस न करें, क्योंकि एक एक दिन तुम्हारे लिए कीमती है, ठीक है। घर पर बैठिए, मेरी वीडियो देखिए या किसी और की वीडियो देखिए, लेकिन आप पढ़ाई जारी रखिए, नोट्स बनाइए, पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है ये एक रुकावट है तुम्हारी पढ़ाई में। सोचो कि एक रुकावट है तुम्हारी पढ़ाई में, इस रुकावट को तुमको अपनी जिंदगी में आने नहीं देना है। क्या हो रहा है दुनिया में ये सब तुमको मोबाइल और न्यूज के माध्यम से पता लग जाता है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पूरी तरीके से नोट्स बनाइए कि पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट्स में आप तैयार करिए, क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड के एग्जाम में या कंपटीशन के एग्जाम में इस साल कुछ टॉपिक काट दिए जाएं, लेकिन जो टॉपिक कट जाएंगे वो फ्यूचर में फिर आएंगे। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि वो टॉपिक बताइए, तो क्या आप ये जवाब देंगे कि मेरे समय में लॉकडाउन था और मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा? तो ये अच्छा उत्तर नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी टॉपिक हो उसको गंभीरता के साथ स्टडी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर।